हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक हो सब? अच्छे हो? पंजाबी में जैसे मेरे को बोलना पसंद था, तगड़े जे, कैम जे, खांदे पींदे पे हो। सो फ्रेंड्स, मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं, पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से। मेरे को जैसे कि आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, आपको भी मेरे से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो यही चीज़ें हैं जो हमारे एग्जामपुर फैमिली को, जो हमारी स्ट्रगल को, आपकी और मेरी स्ट्रगल को आगे लेकर जाएगी। जैसे कि आप इसको अपने जॉब करियर की तरह में देखते हैं, और साथ में कहीं ना कहीं मैं इसको एजुकेशन रेवोल्यूशन, शिक्षा की क्रांति की तरह देखता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक, कल हमने क्या किया था? आज का हमारा टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, तो कल तक हमने क्या खत्म कर लिया? हमने यूनियन गवर्नमेंट शुरू किया था। यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत ही मैंने समझाया था आपकी एक कार्यकारी है, ठीक है, और कार्यकारी में हमारे एग्जीक्यूटिव को हमने बोलते हैं इंग्लिश में, उसके हमने बोला था प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पीएम, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो सेंटर में मैंने आपको माइंड मैप दिखाया था। अब मुझे पता है आप सबने लिखा है, जिसने नहीं लिखा है वो बाद में लिख लेना और चेक कर लो, उसके बारे में हमने कर लिया है। अब हम यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र की सरकार का दूसरा भाग था, जो यहाँ पे आती थी, पार्लियामेंट, हम लेजिस्लेचर, जिसको विधायी कहा था, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो, अगर कोई भी किसी हीरोइन के सपने ले रहा है तो वो सपने लेना छोड़ दो, और फिलहाल थोड़ी देर के लिए पार्लियामेंट के सपने ले लो, क्योंकि उसी से हम लोग क्लियर होंगे और घर बसाएंगे, शादी करेंगे, टूर पे जाएंगे, अच्छी अच्छी जगह पे घूमेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें यही दिलवाने वाला है। सो कम हेयर एंड पेन और कॉपी ले लो अपने हाथ में। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है अब। तो हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, जो किसका पार्ट है? यूनियन गवर्नमेंट का ही भाग है। यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हमने कर लिया है, और हम यूनियन गवर्नमेंट में विधायी, लेजिस्लेचर करने जा रहे हैं। देखिए, अब हमारे यूनियन लेजिस्लेचर, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या है? अब आपको वो बताता हूं कि वो क्या है। आप सबको तो वैसे पता ही होगा ना, बताइए अगर आपको पता है तो, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है बताइए जरा, मैं देखता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो हेलो, बहुत से लोग हेलो बोल रहे हैं, हेलो। देखो फ्रेंड्स, हमारा समझ लिया कि ये पार्लियामेंट है। वैसे पार्लियामेंट ऐसी है नहीं, मेरे को अच्छे से पता है, आप लोगों ने भी देखा है, गोल सी है, लेकिन मैं इस तरह से बना रहा हूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और टाइम भी कम है। तो देखो, हमारे पार्लियामेंट में एक तो है लोकसभा, ठीक है, कौन सी सभा? लोकसभा। और यहां पे है राज्यसभा। लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं है, उसके अंतर्गत एक और भाग है जो उसके अंदर आता है। वो कौन है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। शौक मत होइए कि राष्ट्रपति उसके बीच में कैसे आ गया, राष्ट्रपति का ऑफिस तो अलग होता है। नहीं, अब यही एक सस्पेंस है कि क्यों, अभी सस्पेंस आ गया ना यहाँ पे, कि क्यों वो संसद का भाग है। ये हमारी क्या है? संसद। लोकसभा है संसद में, राज्यसभा है संसद में, फिर राष्ट्रपति संसद का भाग कैसे हो गया? सस्पेंस आ गया ना, अब वो भी समझने की बात है। देखिए, यहां पे कानून बना और पास हुआ, फिर वो यहां पे गया, फिर यहां पे बना और पास हुआ, उसके बाद वो पास होने के लिए आखिर में सिग्नेचर के लिए किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के साथ। जब तक राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर ना कर दे, जैसे कि मैंने आपको पॉकेट वेटो में बताया था कि पॉकेट वेटो के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ताकत है। जैसे कि मैंने उसको बताया था कि कसम लेते समय, ओथ लेते समय, शपथ लेते समय वो कहता है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहे तो किसी भी अधिनियम, किसी भी बिल को, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, उसको अपने पास रख सकता है। उसके पास चाहे ना तो उस पर मंजूरी देता है, ना उसको वापस भेजता है, ना कुछ करता है, ना उसको रद्द करता है। तो इसलिए जब तक कोई भी कानून इनके द्वारा पास किया गया, इसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा उसको मंजूर ना किया जाए, जब तक उसको एसेंट मंजूरी ना दी जाए, तब तक वो कानून नहीं बनता। इसलिए राष्ट्रपति भाग है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग तो है,
लेकिन ना तो वो लोकसभा की मीटिंग में भाग लेते हैं, ना तो वो राज्यसभा की मीटिंग में भाग लेते हैं, ना ही वो इनके सदस्य हैं। ठीक है, अब आपको ये कोई क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में कौन है, अब आपके साथ वाले तो सोचेंगे अरे यार तुम्हें नहीं पता, लोकसभा में तो सिर्फ, संसद में तो सिर्फ लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन हमें अंदर से पता है कि राष्ट्रपति भी क्यों है, क्यों है, क्योंकि उसके साइन के बिना कोई भी लॉ, कानून नहीं बनता, उसकी साइन के कारण ही कानून बनता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये इसका भाग है। ये तो हमारी होगी पहली चीज। देखिए ये चीज आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ड्राइंग ही बना लो और यही आपको पास करा के आएगी। जब बैठे हो ना क्लासरूम में तब सोचोगे, आंख बंद करोगे, ये ड्राइंग सामने आएगी, तुम्हारे 3 से 4 सवाल हल हो जाएंगे, 3 से 4 सवाल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो कहां से कहां तक है। पार्लियामेंट, वैसे यूनियन गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़ी सूची आई थी सामने, लेकिन पार्लियामेंट में 72 से लेकर, कहां से लेकर, सॉरी 72 नहीं 79, 19-21 हो जाता है यार, हम भी तुम लोगों की तरह ही हैं। 79 से लेकर 122 तक संसद के क्या हैं, आर्टिकल्स, जो अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था इसमें एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा है। हम बात करने जा रहे हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, लोक और राज्य। लोक को लोकसभा क्यों कहते हैं, राज्य को राज्यसभा क्यों कहते हैं, हमें यह जानना है। इसकी संरचना क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है इन दोनों की, हमें अब ये जानना है, डिटेल में जानना है। उसके बाद इसमें कौन कौन बैठता है, इसकी अगर इस सभा में जो मीटिंग्स होती हैं, जो बैठकें होती हैं, जो सेशंस होते हैं, इसका हेड कौन बनता है, इसका हेड कौन बनता है, ये भी हमें जानना है। किस तरह से बनता है ये भी हमें जानना है। और उसके बाद हमें ये भी जानना है कि उसके बाद पार्लियामेंट के सदन के अंदर काम किस तरह से होता है, यह भी हमें जानना है। तो सबसे पहले जानने से पहले हमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जितना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम, मैं यहां से लोकसभा है और राज्यसभा है, पहले मैं काम शुरू करता हूं लोकसभा से। ठीक है फ्रेंड्स, तुम लोग पढ़ा करो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, सारी सारी रात भी जगाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहो। लोक सभा, देखिए लोकसभा की एक बात तो हमें पता ही है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो जो हम चुन के भेजते हैं, जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा में ही जाते हैं। इसका मतलब जैसे कि अगर प्रधानमंत्री रिजाइन दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो तभी लोकसभा का क्या हो जाता है, डिसोल्यूट, विघटन हो जाता है। जितनी भी सीटें हैं सब पर दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर 545 सीटें हैं और जिसमें से जितनी सीटें अलॉट की गई हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधियों को, वो सारी पे क्या होते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब कि ये निरंतर चलने वाला सभा नहीं है, पर राज्यसभा निरंतर चलने वाली है। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब समझते हैं इसके बारे में कैसे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्यों है, मैंने अभी आपको बता दिया। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सीधे चुन के जाते हैं। ठीक है, चुने हुए हमारे लोकसभा का सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें हमारे सीधे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, सीधे प्रतिनिधि। अगर स्पेलिंग का ऊपर का होता है ध्यान दे लिया करो यार, मेरा तुम लोगों को समझाने में ज्यादा ध्यान होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, देखिए अब लोकसभा में टोटल कुल कितनी सीटें हैं, क्या आपको पता है? बताइए जरा, आपको पता है तो मैं देख रहा हूं, बताओ बताओ।
मैं क्या जी दसो किन्नियां कुछ सीटां ने। तो फिर ठीक है मेरे मित्रों, देखो इधर लोकसभा में है 552 सीटें। कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं, जिसमें से 530 किन के लिए दी गई हैं? 530 सीटें दी गई हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जिनको हम सीधे सीधे चुनेंगे। मतलब पूरे देश में 530 सीटों पर, पदों पर निर्वाचन इलेक्शन होते हैं। दूसरा, उसमें से 20 सीटें किसको दी जाती हैं? यूनियन टेरिटरीज को। ये किसको दी जाती हैं? राज्य को, स्टेट्स को। ये किनको दी जाती हैं? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या है? संघ राज्य, जैसे दिल्ली जैसी जगह, संघ राज्य, ठीक है। कैसी जगह है? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जैसी जगह है, ठीक है। अब उसके बाद 2 सीटें किसको दी जाती हैं? एंग्लो इंडियंस को। किसको दी जाती हैं? एंग्लो इंडियंस को दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। 552 होता है, अब मेरे को भी याद हो गया। 530 होता है राज्य के लिए, 20 होती हैं यूनियन टेरिटरी के लिए, और ये किसके लिए होती हैं? संसद के सदस्य के लिए, संसद की सदस्यता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। ये तो हमारी क्या है? कंपोजिशन, संरचना। किसकी हम बात कर रहे हैं? संरचना की, कॉम्पोजिशन की, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं। अब इसी के बाद हमारा एक राज्यसभा एक भाग है ना, अभी मैंने बताया, उसके बारे में हमें बात करनी है। अब हम आते हैं राज्यसभा पर। यहां तक आपने लिख लिया, साफ दिख रहा है ना? एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस को हिंदी में भी एंग्लो लिख लो, एंग्लो, एंग्लो भारतीय। इसे 2 सीटों में इलेक्शन नहीं होते, इन 2 सीटों पे इलेक्शन नहीं होते, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट, नामांकित किए जाते हैं। मतलब ये चुन लिए जाते हैं बिना इलेक्शन के, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अलावा के द्वारा सीधे उठा के बिठा लिए जाते हैं वहां पे। कौन सी कम्युनिटी को, कौन से वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए? एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। अब यहां तक तो ये हो गया हमारी लोकसभा की संरचना। अब यहां से मिटा देता हूं क्योंकि वहां भी लिखना है। अभी मैंने आपको लोकसभा की संरचना समझा दी है। अब आती है हमारी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा। ता फिर मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारी राज्यसभा की संरचना किस तरह से है? अब ये देखो, राज्यसभा में 250 पद है टोटल, 250 सीटें हैं, ठीक है, ठीक है बिचुआ। अब उसमें से 238 दे दी गई हैं किसको? बताओ जरा। जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखो, लोकसभा में तो मैंने आपको अभी समझा दिया था कि लोकसभा में हम सीधे चुनकर भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो हिसाब है ना, जो राज्यसभा का मैथमेटिक्स है, वो थोड़ा उल्टा है। वो कैसे? ये है राज्यसभा, ठीक है। ये राज्यसभा के मेंबरांस, ये समझ लीजिए राज्यसभा के मेंबर्स बैठे हैं, ठीक है। ये हेड बैठा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जो राज्यसभा में मेंबर चुने जाते हैं वो डायरेक्टली, जैसे हम लोकसभा में डायरेक्टली चुन के भेजते हैं, वैसे नहीं जाते। जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। वहां के स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो लोग बैठे होते हैं ना, जो एमएलए चुन के भेजते ना, जैसे कि यूनियन के चुनाव होते हैं, उस तरह प्रांतों के चुनाव होते हैं, सीएम चुना जाता है। वो क्या करते हैं? अपने वहां के लोगों में से कुछ लोगों को चुनते हैं,
अपने वहां के लोग होते हैं ना, जो उसकी विधानमंडल होता है राज्य का, उनमें से कुछ लोगों को चुनते हैं, वो इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चुनते हैं। उनको चुन के क्या करते हैं, यहाँ पे भेज देते हैं, राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जाइए आप हमारी विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करिए। विधानमंडल का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व हो रहा है, लोगों का। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका हो रहा है, विधानमंडल का। ठीक है, कहीं ना कहीं हो तो हमारा ही रहा है, बस विधानमंडल द्वारा हो रहा है, इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ, प्रत्यक्ष इलेक्शन द्वारा गए हैं। अब देखिए, जो राज्यसभा में हर प्रांत को सीट किस तरह से दी जाती है, पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे प्रांत है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है तो इसमें उन स्टेटों के, उन प्रांतों के ज्यादा लोग बैठेंगे। केरल जैसे, पंजाब जैसे राज्य छोटे हैं तो उनमें इसके कम लोग बैठेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो बात यहां तक हो गई। अब देखो, जैसे कि हम बात कर रहे थे इसकी संरचना की, इसके अंदर जो 238 लोग बैठते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो राज्यों के और संघ राज्यों के, संघ के, जैसे यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के और स्टेट्स के राज्य होते हैं। ठीक है, 238। और उसके बाद जो बाकी बचे रह गए 12, वो कौन होते हैं, नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड, नामांकित। अब देखो, जो नॉमिनेटेड है वो किस, देखिए उन्होंने सोचा कि हम लोगों को इलेक्शन करवा के तो लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिस्ट लोग, ऐसे लोग जिनके पास जैसे साइंस, कल्चर, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन हासिल की गई है, हमें आर्ट और कल्चर को भी कहीं ना कहीं हमारी राज्यसभा में जगह देनी चाहिए। आपने देखा होगा, रेखा एक अभिनेत्री हैं, उनको एक आर्ट है, उनके पास एक आर्टिस्ट हैं, वो उनको जगह दी गई। सचिन तेंदुलकर को जगह दी गई, किसके आधार पर, उनके आर्ट के आधार पर दी गई। तो वो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन की, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं उनके नाम लेके। ठीक है, यहाँ पे 250 को 238 में इस तरह से बांटा गया, यूनियन टेरिटरी और राज्य संघ को प्रतिनिधित्व दिया गया, 12 लोग नॉमिनेट कर दिए गए। ये तो होगी संरचना राज्यसभा की। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही आपका और मेरा काम है। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया, एक तो सीधे चुनाव होते हैं, एक होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, अप्रत्यक्ष चुनाव। अब दो तरह की रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व होता है। अब हमें वो दो तरह का प्रतिनिधित्व तभी समझने की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन, 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 प्रतिनिधित्व अब दो तरह का है। कभी कभी मेरा मजाक करने का भी मूड हो ही जाता है। अब पढ़ पढ़ के लगातार सब लोग बोर हो जाएंगे ना, तो मैं भी सोचा हूँ थोड़ा जैक स्पैरो की तरह थोड़ा मैं भी मजाक कर लूँ। तो हमारे पास दो तरह का रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहां पे लिख दिया है, वहां पे चलो एक ही बात होगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अब देखो,
अब इस हथियार को, इस टूल को, और इस टूल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? राज्यसभा में जो लोग चुन के आते हैं वो इस हथियार, इस टूल को इस्तेमाल करके आते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, टेरिटोरियल लोकसभा में, मतलब जो जगह है, जो भूमि है जहाँ पे एक एमपी, एक संसद का सदस्य बनने के लिए लोग इलेक्शन में खड़े हैं, वहाँ पे जो चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं वो किस प्रक्रिया से होते हैं? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब ये तो ये बात हो गई। अब हमने ये समझ लिया, यहाँ पे इसको हम हिंदी में निर्वाचित क्षेत्र भी कह सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं। देखिए हमें अक्सर पता नहीं होता, वो आपको पूछ सकता है, आपको ये टर्म दे देगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये पूछेगा कि क्या इस तरीके से लोकसभा में होता है कि राज्यसभा में होता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको देगा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्ट चुनाव लेकर बंदा, व्यक्ति को आते हैं, उसके लिए जो वर्ड है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? एक तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, अनुपातिक और प्रादेशिक, जिसको हम निर्वाचित क्षेत्र में भी कह देते हैं। यहां तक तो हमारी ये बात होगी। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए अवधि, राज्यसभा और लोकसभा की अवधि कितनी होती है, ड्यूरेशन कितनी होती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की। देखो आमने सामने लिखकर मैं चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठे और साथ के साथ कंपैरिजन भी हो जाए। दो काम कर रहे हैं हम। देखो आप पहले सिर्फ लोकसभा कर लो और सिर्फ राज्यसभा कर लो तो फायदा नहीं है, क्योंकि आप पता क्या करोगे, यहाँ पे लोकसभा खोलोगे, यहाँ पे राज्यसभा खोलोगे, ऐसे सेंटर में पेज रख लोगे, यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे देखोगे, फिर यहाँ पे देखोगे। उससे अच्छा यही है कि कंपैरिजन भी हो जाए और साथ में चीज पढ़ भी लो, और उससे हमें चीजें याद आ जाती हैं, याद। ठीक है, अब देखो जो ये है राज्यसभा, ये तो है परमानेंट बॉडी। कौन सी बॉडी? परमानेंट। वो कैसे, वो आपको बताता हूं मैं। परमानेंट, ठीक है। और ये कौन सी है? नोट कॉन्टिन्यूअस। इसको हिंदी में हम स्थाई भी कह सकते हैं, स्थाई। इसको हम कह सकते हैं अस्थाई, या फिर जारी नहीं रहता, जारी नहीं रहता। अब देखो इसकी अवधि कितनी होती है। राज्यसभा की अवधि होती है 6 साल, 6 ईयर्स। मतलब राज्यसभा में जो मेंबर, जो व्यक्ति मेंबर बन के राज्यसभा के अंदर जाता है, उसकी अवधि कितनी होती है? उसकी अवधि होती है 6 ईयर्स। कितनी अवधि होती है? 6 ईयर्स। देखो 6 साल का क्या मतलब है? 6 साल का मतलब ये है कि देखो जो इसके मेंबर होते हैं ना, जो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसका कभी भी डिसोल्यूट नहीं होता। ये नहीं है कि जैसे लोकसभा में है, प्रधानमंत्री ने रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया और वहीं पे पूरी की पूरी लोकसभा का विघटन हो गया, डिसोल्यूट हो गया और दोबारा इलेक्शन हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या सिस्टम है? ये एक परमानेंट चैम्बर है, परमानेंट बॉडी है, स्थायी बॉडी है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। क्या करते हैं वो? हर 2 साल बाद यहाँ में 1/3 लोग क्या हो जाते हैं? रिटायर, उनका जो ईयर है, उनका टर्म है, एक्सपायर हो जाता है
और हर 2 साल बाद नए 1/3 लोगों का इलेक्शन होता है और उसके अंदर आ जाते हैं और ये चैम्बर लगातार चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग वहीं बैठे रहते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तभी आते हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन हर वक्त रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, जब भी प्राइम मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा तभी हमें मिला पतीसा। मतलब जब भी उसने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तभी इस चैम्बर का कॉन्टिन्यूसनेस खत्म हो जाएगी। और ये कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति बैठता है, रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, वो 6 साल के लिए बैठता है और यहाँ पे जो बैठता है वो 5 साल के लिए बैठता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारी हो गई ड्यूरेशंस। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन का मतलब अहर्ताएं, मतलब कब मैं लोकसभा के इलेक्शंस में भाग ले सकता हूं और कब आप लोग ले सकते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस, अब देखो, पहले तो जिस व्यक्ति को इलेक्शन में बैठना है वो क्या होना चाहिए, बताओ जरा तुम। क्या वो नागरिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संसद का मेंबर बनने के लिए, संसद का सदस्य होने के लिए क्या उसको नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए जरा मुझे, मैं देख रहा हूं। अब देखो, बहुत से लोग मेरे को बता रहे हैं कि नागरिक होना चाहिए और होना भी चाहिए। पहली शर्त तो ये है, कंडीशन तो ये है, उसको सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर तो तुम जाना चाहते हो राज्यसभा में, राज्यसभा में तुम में से कौन जाना चाहता है बताओ जरा? मंत्री बनकर, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बनकर कौन जाना चाहता है? उसकी तो उम्र होनी चाहिए 30। बहुत से लोग होंगे जो 30 के आसपास की उम्र के होंगे। और उसके बाद जो तो लोकसभा में जाना चाहता है, किसमें? लोकसभा में जाना चाहता है, उसकी तो उम्र होनी चाहिए 25। भाई मैं तो जा सकता हूं, मेरे को तो खुशी हो गई ये सुन के। तुम में से कौन जा सकता है? अपना नाम बता दो बस अभी। ये 25 की उम्र वाला व्यक्ति जा सकता है लोकसभा में, 30 वाला व्यक्ति जा सकता है राज्यसभा में, ठीक है। अब देखो, जो हमारी लोकसभा की मैंने आपको क्वालिफिकेशन तो बता दी, लेकिन जो हमारे संविधान सभा बैठी थी, जो हमारे संविधान बनाने वाले फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने एक और ताकत संसद को दी, पार्लियामेंट को दी, कि आप एक कानून ला सकते हो इलेक्शन की, निर्वाचन की प्रक्रिया से मिलता जुलता, जिसमें आप ये नियम तय करोगे कि किस तरह से इलेक्शन हो और क्या क्या क्वालिफिकेशन, अहर्ताएं हो या कंडीशंस हो। ये इसलिए ताकि ये तय किया जा सके कि उस समय की स्थिति के अनुसार हमारे देश में अच्छे लोग चुन के जाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक कानून पास भी हुआ है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। फिर आ गया ना प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन्होंने, संसद ने ये पास किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई नियम रिप्रेजेंटेशन को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर लाया गया है? तो आप बोलेंगे कि हाँ लाया गया है, हाँ लाया गया है। कि वो क्या है? 1951 का पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है। अब यहां तक तो हमने ये चीज समझ ली, उम्र समझ ली, उसकी ताकत समझ ली। अब हमें शपथ भी तो पता होनी चाहिए ना।
शपथ। देखिए कंडीशन में एक और कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है अभी वो बताता हूं आपको मैं। अब देखो आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनते ही एक शपथ लेनी पड़ती है। वो क्या है? टू बियर द फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद में भी ये थी और प्राइम मिनिस्टर वाले में भी थी। तो ये शर्त यहां भी दी गई। और दूसरी शर्त यहां पे इसका काम थोड़ा और छोटा हो गया। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रभुता एवं अखंडता का बचाव करूंगा या उसका रक्षण करूंगा या उसको मानूंगा। ये भी एक कसम उनको खानी होती है। और ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री पीएम में भी था। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर में भी था। तो अब हमें यह भी समझना है कि आप किस कारणों से डिस्क्वालीफाई निहारताएं जाएंगे, किस कारणों से आपको निकाला जा सकता है। एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात तो हमेशा याद रखना। ये तो कई बार मैं आपको अभी भी बता चुका हूं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का तो मतलब आपको पता ही है, फायदा, लाभ का पद, लाभ का पद। अगर किसी व्यक्ति के पास जो मेंबर बन चुका है पार्लियामेंट का, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन चुका है, या प्रधानमंत्री बन चुका है, या वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, या फिर प्रेसिडेंट बन चुका है, अगर उसके पास लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो दिक्कत में है। उसके पास ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप डिस्क्वालीफाइड है। अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो क्लियर्ड बाय कोर्ट, मतलब जिसका दिमाग ही है पप्पू वाला दिमाग है। अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमाग ही नहीं है, पागल है, एक तरह का बेवकूफ़ इंसान है, घटिया काम करता है, ऐसे व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, निहार दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर बाहर का नागरिक बन जाएगा, उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। तीसरा, अगर कोई कानून पार्लियामेंट संसद द्वारा बनाया गया है और उसके अंतर्गत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तब भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। क्वालिफाइड है और डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां तक तो हमने समझ लिया क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, कोटा छोटा। देखिए अब पार्लियामेंट की जो संसद है, संसद के अंदर मच्छर बड़े हो गए यार। पार्लियामेंट के अंदर जो संसद है, संसद के अंदर जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए ये है लोकसभा, ये उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठा अधिकारी की सीट है। ठीक है, और यहाँ पे बैठे हैं सारे मंत्री वगैरह या फिर दूसरे मेंबर जो सिंपल मेंबर हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है, आपने अगर लोकसभा और राज्यसभा का चैनल देखा होगा तो यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे तो खाली होता है, यहाँ पे मंत्रियों वाली साइड होती है, यहाँ पे विपक्ष बैठा होता है। ठीक है ना। अब देखिए जो तो लोकसभा में बैठते हैं, ये जो मीटिंग चलेगी, अगर इस मीटिंग में अनुशासन का पालन करवाने वाला ना होगा तो अनुशासन तो लोग तोड़ ही सकते हैं ना। तो इसलिए अनुशासन का पालन कराने वाला और संसद के अंदर जो नियम है, किस तरह से लोकसभा के अंदर की व्यवस्था होगी, उसको तय करने के लिए एक पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिठाया जाता है। इसमें उसको कहा जाता है स्पीकर। इसमें इसको क्या कहा जाता है?
स्पीकर कहा जाता है। और इसमें इसको क्या कहा जाता है? चेयरमैन कहा जाता है। यहां में तो आपको पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं एक्स ऑफिशियो, मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया ही है। अब आप मेरे को ये बताओ कि स्पीकर क्या चुनाव प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है? बताओ जरा, आप बताओ, क्या स्पीकर चुनाव करके स्पीकर बनाया जाता है? बताइए जरा आप। देखिए, स्पीकर को तो जो होता है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसका तो चुनाव किया जाता है। इसको लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, ये जो लोकसभा मेंबर बैठे हैं, इन्हीं लोगों में चुनाव होता है। जो लोग आगे आते हैं स्पीकर बनने के लिए या आगे लाया जाता है, उनके लिए चुनाव किया जाता है कि क्या इसको स्पीकर चुनना है। अगर स्पीकर चुन लिया तो वो निर्वाचन प्रक्रिया चुनाव द्वारा स्पीकर बना दिया जाता है। लेकिन एक स्पीकर ही नहीं बनाया जाता, उसके बाद एक डेप्यूटी स्पीकर भी बनाया जाता है। डेप्यूटी स्पीकर, उप अध्यक्ष भी बनाया जाता है। क्यों? अगर स्पीकर मौजूद ना हो या फिर इस्तीफा दे दे तो उसका ऑफिस जब तक खाली है तो उसमें डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा और यहाँ पे अनुशासन का पालन करवाएगा और जिस तरह से सेशन बैठकें होती हैं वो करवाएगा। ये भी एक उसका काम है, ठीक है। अब देखो, अब तो ये मैंने आपको बता दिया, जो स्पीकर चुना जाता है उसके बीच में से चुना जाता है। जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो भी इसी तरह का ही है, ये भी इन्हीं के बीच में से चुनाव प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारा आता है राज्यसभा, जिसमें क्या होता है? चेयरमैन। देखिए, चेयरमैन तो सीट पक्की है किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है, ठीक है। किसको दी जाती है? वाइस प्रेसिडेंट को, उप राष्ट्रपति को दी जाती है चेयरमैन की सीट। लेकिन यहां पर इन मेंबरों में से जो राज्यसभा के अंदर बैठे हैं उसमें से जो कैपेबल है, चुनाव प्रक्रिया द्वारा एक डेप्यूटी चेयरमैन भी चुना जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन या फिर उपाध्यक्ष किसका? राज्यसभा का चुना जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो चुन लिए, लेकिन अगर सोचिए कभी गलती से ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं है। अब देखिए, जब राज्यसभा का चेयरमैन वैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन सोचिए कि वाइस प्रेसिडेंट दे दे रिजाइन, और प्रेसिडेंट दे देता है ना जब रिजाइन, और जब उसका ऑफिस हो जाता खाली, तो वहां का जो काम संभालता है वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। तो सोचिए, प्रेसिडेंट का हो गया ऑफिस खाली, वहां का काम संभालने के लिए वाइस प्रेसिडेंट चला गया और प्रेसिडेंट बन गया, और उसके बाद उसका पद कुछ देर के लिए किसके हाथ में आ जाता है? डेप्यूटी चेयरमैन के लिए आ जाता है। लेकिन अगर स्पीकर चला जाए और डिप्यूटी स्पीकर जाके उसकी सीट पर बैठेगा तो दोबारा इलेक्शन होंगे कि कौन स्पीकर बनेगा। पर यहां पे ऐसा नहीं है, जब प्रेसिडेंट आ गया उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और चेयरमैन क्या बन जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा को, और उसकी सभी जो बैठकें हैं उसको संचालित ये करता है राज्यसभा में और स्पीकर करता है लोकसभा में। ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन अभी हमारी आगे बात आ गई है समझने वाली, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद भी स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर, यहां पे भी एक डेप्यूटी चेयरमैन है, इनके आगे भी मेंबर चुने जाते हैं। पूरा का पूरा पैनल बनाया जाता है, पैनल, पूरा का पूरा पैनल, यहां पे भी इसका एक पैनल बनाया जाता है।
सभापतियों का तालीक बनाया जाता है। कितने मेंबर होते हैं यहाँ पे? 10 ऐसे। यह कि इनका इलेक्शन नहीं होता, जो ये होते हैं ना 10 मेंबर, यहाँ पे जो 10 पैनल बनाया जाता है। देखिए एक डिप्यूटी स्पीकर बना गया, स्पीकर के नीचे डिप्यूटी स्पीकर बना दिया, लेकिन इसी पद का काम संभालने के लिए 10 लोगों का पैनल बनाया जाता है। लेकिन वो जो 10 लोगों का पैनल बनाया जाता है वो इलेक्शन निर्वाचन द्वारा नहीं चुने जाते, वो स्पीकर चुनता है कि ये 10 लोग हैं। इन 10 लोगों को तय किया जाता है कि अगर, देखिए कितनी बड़ी संख्या 10, वो कहता है कि अगर स्पीकर भी ना मौजूद हो और डेप्यूटी स्पीकर भी ना मौजूद हो, इन 10 में से जो व्यक्ति तय किया गया है वो यहाँ पे बैठेगा और वहां का कार्यभार जब तक कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर नहीं है संभालेगा। इसलिए ये पैनल बनाया जाता है। 10 की संख्या बड़ी क्यों रखीगी? क्योंकि लोकसभा का टाइम जैसे कहते हैं ना, टाइम इज मनी। मेरे को एक दो बार कमेंट भी आए हैं, टाइम इज मनी। हाँ, टाइम इज मनी। इसीलिए उन्होंने 10 लोगों का बना दिया कि चलो 1 भाग जाएगा, 2 भाग जाएगा, 3 भाग जाएगा, 12 के 12 तो नहीं भाग जाएंगे, क्योंकि 2 इनको मिला के और 10 इनको मिला के तो 12 ही हो गए ना। ये ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी एक पैनल बनाया गया है। राज्यसभा के मुद्दे में भी एक पैनल बनाया गया। इस पैनल में भी ये कहा गया, अगर वाइस प्रेसिडेंट संभालने गया प्रेसिडेंट की कुर्सी और डेप्यूटी चेयरमैन भी मौजूद नहीं है तो इनमें से कोई बैठे। अगर ये नहीं है तो ये बैठे, ये नहीं है तो ये बैठे, ये नहीं है तो ये बैठे, लेकिन बैठे जरूर, ताकि उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज टाइम इज मनी। अगर इसका टाइम वेस्ट होगा तो देश की संपत्ति वेस्ट होगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक तो हमारी होगी ये बात। तो फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ आ गया ना? देता हूं, रब कर देता हूं, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो ये तो मैंने कर दिया रब। और यहां तक मेरे को देखो, मैं माइंड मैप सा बना के मैंने आपको समझा दिया यहां तक, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, उसके बाद हमारा आज का सेशन पूरा होगा। ठीक है, अब वो छोटी सी चीज क्या है? देखिए, लोकसभा की बात करूंगा। देखिए, एक तो है लोकसभा, ठीक है, एक तो है राज्यसभा। ठीक है, यही बात चल रही ना। मैंने बताया था कि अगर कोई बिल, अगर कोई अधिनियम लाया जाता है, अगर कोई बिल अधिनियम लाया जाता है, वो यहां पे पास हो जाए और यहां पे पास ना हो, तब तक वो बिल नहीं बनेगा। ये तो मैंने को बताया था ना। पहला प्रोसेस ये है कि एक असेंबली में पास होगा, फिर दूसरी में जाएगा, वो पास करेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो पास होगा बिल, तब फिर वो जाके अधिनियम बनेगा, एक्ट बनेगा। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि ये कर दे पास और ये ना करे, फॉर एग्जाम्पल, या फिर ये कर दे पास और ये ना करे, तो तब क्या होता है कि डेडलॉक सिचुएशन आती है। कैसी सिचुएशन आती है? जो इस कानून को पास करवाना जरूरी है और इन दोनों में से कोई एक मान नहीं रहा। उस सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में कानून को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? एक ज्वाइंट सिटिंग बिठाता है। एक सिटिंग बिठाता है दोनों सदनों की। एक सदन है राज्यसभा और एक सदन है लोकसभा। दोनों सदनों की एक मीटिंग बिठाता है, जो एक जगह पर बैठती है, वो होती है लोकसभा में। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, यहाँ पे तो चेयरमैन अध्यक्ष था और यहाँ पे स्पीकर अध्यक्ष था, लेकिन ज्वाइंट सीटिंग है। जब दोनों सदनों की सीटिंग एक जगह पर होगी, डेडलॉक को खत्म करने के लिए, एक ऐसे लॉक को खत्म करने के लिए, एक अधिनियम को लाने के लिए, उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये तो होगी एक बात। और एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा। देखो, जब हमारी लोकसभा है, जैसे फॉर एग्जांपल
कांग्रेस की सरकार के इलेक्शन हुए ना, कांग्रेस की सरकार 10 साल आई, उसके इलेक्शन हुए और 2014 में इलेक्शन हुए और मोदी सरकार आ गई। इसका मतलब ये था जो कांग्रेस की सरकार हो गई थी पुरानी 2014 में, जो नई सरकार पास होके आई वो थी बीजेपी, ठीक है। तो अब क्या सिस्टम हो गया, अब क्या सिस्टम हो गया, इन्होंने देख लिया कि जब तो कोई पुरानी, देखिए ये लोकसभा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब पुरानी लोकसभा खत्म हो जाए और नई लोकसभा आ जाए, जैसे 2014 में मोदी सरकार की नई लोकसभा आई थी, जब तक लोकसभा बैठी है ना, तो पहले ही नहीं ना चुन, देखिए स्पीकर मैंने क्या बताया था, जो लोकसभा चल रही है 5 साल के टाइम वाली, उनमें से सदस्य चुना जाता है। इसका मतलब जब नई लोकसभा आई है तब तो वहां पे कोई सदस्य नहीं है ना, तो वहां पे क्या किया जाता है, जो इसमें जो सदस्य बैठे हैं उनमें से एक स्पीकर को चुन लिया जाता है एवं ही राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उसको तब तक स्पीकर बना दिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जब तक चुनाव प्रक्रिया द्वारा इनमें से कोई स्पीकर ना चुन लिया जाए, ठीक है। उसको कहते हैं स्पीकर प्रोटम, स्पीकर प्रोटम। अब देखो, जो ये स्पीकर बनाया जाता है, सामयिक अध्यक्ष कहा जाता है इसको हिंदी में, सामयिक अध्यक्ष। देखो जो ये प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, प्रोटम अलग अलग है, प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, सामाजिक अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको पहली मीटिंग, जो सबसे पहली मीटिंग होती है ना, कि 2014 के समझ लो कि आज इलेक्शन होके हटे हैं और कल मीटिंग बैठी, समझ लो आज मीटिंग बैठ गई, अभी तक कोई स्पीकर चुना नहीं है, तो एक समय के लिए एक स्पीकर चुन लिया जाता है, सामयिक अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और वो अध्यक्ष कौन होता है, इस लोकसभा में समझ लीजिए कि 90 साल की उम्र तक के लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए, उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है ना, उसको स्पीकर प्रोटम चुन लिया जाता है। और ये भी एक चीज जो हमें जाननी जरूरी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें हमने कार्यकारी एग्जीक्यूटिव के अंग समझ लिए, और पार्लियामेंट की हमारी बात चल रही है, जिसमें एक दो लेक्चर शायद और जाएं, और जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत जरूरी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं आपको इस तरह से माइंड मैप बना के समझा रहा हूं कि चीजें आपको कभी भूले ना, और आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखना भी ना पड़े, और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम भी बचे। सो फ्रेंड्स, मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए फिर से एक बार स्वागत करता हूं, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं और आपसे एक तरह का हक मांगता हूं कि आप हमें लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी पर हम लोग टिके हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।